नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। पहले हमने देखा था कृषि सेक्टर को और उसके बाद हमने देखा था कि उद्योग सेक्टर किस प्रकार से काम करता है, कैसी उसकी चुनौतियां होती है और विकास की रफ्तार उनकी क्या है। तो आज हम देखेंगे सर्विस सेक्टर को और देखेंगे किस प्रकार से इसमें काम होता है और किस प्रकार की इनको चुनौतियाँ मिलती हैं। तो चलिए चालू करते हैं इसको। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ये वो सेक्टर है जहाँ पे लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। सेवाओं से क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिनको लोगों को, एक व्यक्ति को दूसरे को दिया जाता है। वो सेवाएं होती है, व्यापार है, होटल है, रेस्टोरेंट है, साथ ही साथ बैंकिंग होता है, बीमा का जो कामकाज है वो सेवाओं के अंतर्गत आता है। जो सामुदायिक और सामाजिक और निजी सेवाएं हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये है सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र। और चूंकि इसे जीडीपी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो सकल घरेलू आय है उसका 57% इसी क्षेत्र से आता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो कुल उत्पाद जो निकलता है देश का, अर्थात कुल उत्पादन जो होता है, उसमें से 57% इसी क्षेत्र का आता है। क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्षेत्र हैं, परिवहन है, भंडारण है, साथ ही साथ संचार की जो सेवाएं हैं वो सभी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, जो किसी न किसी प्रकार से आपको सेवा प्रदान करती है। सामान्य उदाहरण यह है कि जिस प्रकार से आप किसी होटल में जाते हैं, आप खाना का ऑर्डर देते हैं, तो वहाँ से खाना बनाकर आपको दिया जाता है, अर्थात एक सर्विस दी जाती है। चूँकि जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बनाकर आपको दिया जाएगा, ये इस प्रकार का क्षेत्र है। साथ ही साथ जो बीमा की सेवा है उसे भी आप जानते हैं। बीमा प्रदान की जाती है, आपको एक मिनिमम रकम प्रदान करनी पड़ती है अपनी ओर से, जिसे पॉलिसी टर्म्स कहा जाता है। उस टर्म्स के बाद आपको यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो लाभ दिया जाता है। और ये सर्विस प्रदान की जाती है बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा। और बहुत सारे सेक्टर जो हैं व्यापार के लिए, होटल इत्यादि की चेन्स बनी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े चेन्स होती है होटल की, जो अलग अलग स्थानों पे होती है, आपको सर्विस प्रदान करती है। तो ये सेवाएं आज की स्थिति में हम देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 1950-51 में हालात क्या थे। उस समय हालात ये थे कि सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ था, तो कुल जीडीपी का 30% जो वो सर्विस सेक्टर से आता था। और जो रोजगार था इस क्षेत्र में मिला हुआ था लोगों को 17%। और फिर धीरे 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 इस क्षेत्र ने बहुत प्रगति की और आज की स्थिति में 57%, जीडीपी का 57% इस क्षेत्र से आता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कुल देश के जीडीपी का आधा से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ ये है कि इस क्षेत्र का बहुत बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पे, देश के बजट पे और देश के विकास पे होता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सिर्फ 22% हैं आज की स्थिति में, क्योंकि बहुत कम है, सिर्फ 25%। क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पाद निकलता है, अर्थात पूंजी के रूप में ये बनता है, और सिर्फ 25% लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। तो एक बहुत ही कम आंकड़ा है, ये आप समझ सकते हैं। और इसका बहुत सारा कारण भी है। जो सेवा क्षेत्र है इसके अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। जो ये 25% है इसे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है उसके कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन से वो रूप में बनता है। तो पहला है तो पहला क्षेत्र इसमें हम ले सकते हैं व्यापार है, होटल है, रेस्टोरेंट है, परिवहन भी इसी के अंतर्गत हम ले लेते हैं अगर हम जोड़ रहे हैं। और साथ ही और भी कई चीजें हैं। तो मुख्य रूप से जो ये कार्यकलाप हैं इसका काम है क्रय विक्रय करना, जैसे उदाहरण के लिए कपड़े की बिक्री करना, नाश्ता इत्यादि प्रदान करना, इस प्रकार की चीजें हैं। परिवहन जो है, परिवहन से आप समझ सकते हैं, परिवहन है, भंडारण है,
संचार है। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं परिवहन अर्थात एक स्थान से चीज़ों को लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचाना। उसके साथ साथ भंडारण जो है, जो कि गोदाम इत्यादि होते हैं, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, भंडारण किया जाता है। जो जैसे धान, चावल, गेहूँ, ये सभी चीज़ें हैं जो कि हैं, उनको भंडारण किया जाता है। भंडारण करने वाले भंडारण की सेवाएं देते हैं, लोगों को स्थान देते हैं कि आप यहाँ भंडारित कर लीजिए, उसके बदले में हमें ये कर चुका दीजिए आपको। साथ ही साथ जैसे संचार की व्यवस्थाएं, इसमें भी उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, लोगों को संचार की व्यवस्था दी जाती है और संचार के बदले में संचार का शुल्क लिया जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था उनकी ओर से होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे संचार में न सिर्फ टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और पत्र पत्रिकाएं शामिल होती हैं, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सेवाएं अब शामिल होते जा रही हैं। चूँकि देश में मोबाइल लेने वाले की संख्या 75 से 80% है जो कि मोबाइल का उपयोग करते हैं। बहुत हद तक ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इंटरनेट लगभग 20% लोग उपयोग करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये और बढ़ता हुआ रूप है और इसमें बहुत ज़्यादा और भी आगे बढ़ने की संभावना है। तो ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत प्रकार के काम होते हैं इसमें। परिवहन में रिक्शा, ऑटो इत्यादि चीज़ें चलती है, परिवहन के काम भी दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, इस प्रकार के काम करने वाले क्षेत्र में जो आय है और लोगों की संख्या है वो सीमित होती है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि कुछ इस प्रकार की उसमें प्रणाली यूज़ की जाती है, इस प्रकार का काम किया जाता है कि कम से कम लागत में हमें उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस प्रकार से इस क्षेत्र में काम किया जाता है। तो जो ये क्षेत्र है, इसका पहला हिस्सा ये हो गया जो सेवा क्षेत्र है। दूसरा है बैंकिंग और स्थायी संपदा। बैंकिंग, बीमा पॉलिसीज, इस प्रकार की सेवाएं जो हैं, बीमा और स्थायी संपदा, इसके अंतर्गत बैंक की सेवाएं होती हैं। आपको स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक और बहुत सारे बैंक आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारी जगहों पे आप जाते होंगे, आपने उनकी कार्यप्रणाली देखी होगी। वो हमारे जो पूंजी होती है उसको संधारित करते हैं, उसमें ब्याज देते हैं, साथ ही साथ लेखा जोखा रखते हैं और इस प्रकार का वो सेवा देते हैं। बीमा की कंपनियां जो होती हैं लोगों का बीमा करती हैं, डाकघर हैं और गैर वित्तीय कुछ कंपनियां भी होती हैं, जीवन बीमा की कंपनी होती है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हमारे धन को सही तरीके से उपयोग करने के लिए इस प्रकार से व्यवस्थाएं प्रदान करती है। साथ ही साथ इन सभी जगहों पे रोजगार जो है वो बहुत कम है। सिर्फ 2% लोगों को इस क्षेत्र में काम मिला हुआ है। कुल जो 25% है उसमें से 2% यहाँ पे काम मिला है लोगों को। तो जो ये क्षेत्र है बहुत ज़्यादा बैंकिंग, बीमा और स्थायी संपदा के जो क्षेत्र हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जिम्मेदारी का काम होता है। और इसके कारण से ही बहुत हद तक लोगों को इसमें सीमित रखा गया है। बहुत जानकारी वाले लोग, विश्वसनीय लोग जो होते हैं, बैंकों में आपने देखा होगा कि उनको बहुत सारे नोटों को गिनना पड़ता है, संधारण करना पड़ता है। तो उस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, उस प्रकार से लोग रखे जाते हैं। कम से कम लोग को रखने पे मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत कम होता है। इसके अलावा है तीसरा जो हिस्सा है इसका, ये है सबसे महत्वपूर्ण, सामुदायिक, सामाजिक और निजी से। और ये किस प्रकार की सेवाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। जो सामुदायिक सेवा है, स्वास्थ्य की सेवा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। साथ ही साथ व्यक्तिगत सेवाएं हैं, कपड़े सिलना, सैलून का काम, वो इस प्रकार के काम जो होते हैं जो समाज के लिए, समुदाय के लिए, समूह के बीच रहकर काम करते हैं, इस प्रकार की सेवाओं को इसमें लाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी करने वाले लोग किसी न किसी प्रकार से आपको कुछ सुविधाएं और कुछ सेवाएं देते हैं। यदि आपको जाति सर्टिफिकेट बनाना है, आपको निवास बनाना है,
साथ ही बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट बनाना है, डिलीवरी इत्यादि होता है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है। तो ये सारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो किसी न किसी प्रकार से आपको सेवा देते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसमें भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो जैसे सरकारी नौकरी है, बहुत कम लोग नौकरियों में आ पाते हैं। सामुदायिक सेवा जो है, हॉस्पिटल इत्यादि की सेवाएं जो है, चिकित्सक इत्यादि हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी इस क्षेत्र की यही है कि यहाँ पे अधिक से अधिक एक्सपर्ट लोगों की, जानकारी वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी के कारण इस क्षेत्र का रूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जो सेवा क्षेत्र है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे आते जा रहा है। अधिक से अधिक इंटरनेट का प्रयोग प्रारंभ हो गया है, मशीनरी का प्रयोग, उन्नत कंप्यूटर प्रणाली, संधारण के भी जो तरीके हैं उनके अब बदल गए हैं। पहले जो डाटा था कागज़ पत्रों पे रखा जाता था, अब कंप्यूटर रखा जाता है, इंटरनेट के थ्रू उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बीपीओ की सेवा भी है, बीपीओ से जानकारी ली जाती है, लोगों को सूचना प्रदान करने का काम किया जाता है। तो ये सेवाएं भी सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो बीपीओ का उपयोग करके ये जो चीज़ें हैं इन्हें और अधिक से अधिक बढ़ा दिया गया है। जो कि कॉल सेंटर्स हैं वो लोगों को कॉल करके बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे लोगों का संपर्क इन क्षेत्रों से बढ़ता जाता है। और इसके कारण आप समझ सकते हैं कि जो और निर्भरता है लोगों की और कम हो जाती है। और फिर कम से कम लोग लगते हैं, मोबाइल का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान सूचना तुरंत मिल जाती है। तो लोगों को इसमें कम से कम कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनियां जो है अपनी लागत कम करने के लिए इस प्रकार के प्रोसेस करते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर चीज़ें आप जो लेते हैं, जैसे आप कोई बड़ी कंपनी का वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेलीविज़न और अन्य प्रकार की चीज़ें लेते हैं तो आपको, या एसी लेते हैं तो आपको कस्टमर केयर होता है, वहाँ आप कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, सर्विस बुक कराते हैं, फिर वो क्रमबद्ध तरीके से आपके पास इंजीनियर्स भेजते हैं और अलग अलग तरह से व्यवस्था कराते हैं, जिससे लोगों की निर्भरता कंपनी पे बढ़े रहे और स्थानीय स्तर पे जो कामकाज है वो कम से कम उनको करना पड़े, कम से कम खर्च करना पड़े। एक स्थान पे वो 2-4 इंजीनियर रख देते हैं और उनसे पूरा बड़ा एरिया कवर होता है। तो इस प्रकार से सर्विस सेक्टर को धीरे धीरे मॉडर्नाइज किया जा रहा है, संगठित किया जा रहा है और उससे बहुत बड़ा असर देखने मिलता है। सर्विस की क्वालिटी सुधर जाती है, लोगों को परेशानियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन रोज़गार के अवसर इससे कम होते हैं। और मुख्यतः ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण लोगों को समस्याएं भी बहुत कम होती है। धीरे धीरे जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन इस सेक्टर में कुछ परेशानियां भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सेक्टर में कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होता है। तो इस सेक्टर की परेशानियां हैं मुख्य तौर पे, यहाँ जो है यहाँ पे कौशल की आवश्यकता होती है, कौशल प्राप्त लोगों को। यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। और एक प्रकार का कौशल प्राप्त व्यक्ति दूसरे स्थान पे काम नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति कंप्यूटर जानता है, मान लीजिए वो डेटा एंट्री का काम जानता है, तो उसे डेटा एंट्री का ही काम मिलेगा। यदि कोई डॉक्टर है, चिकित्सक है, तो उसे चिकित्सा का ही काम मिलेगा। और यहाँ पे अधिक से अधिक स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ के लिए जोर दिया जाता है कि जिस फील्ड में वो हैं उसमें एक्सपर्ट हों। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। एक्सपर्ट होने के बाद चूंकि जीडीपी का ये 57%, और इसके होने के कारण इस पर और अधिक प्रेशर होता है कि अधिक से अधिक वो अपना उत्पाद जो है अर्थात जीडीपी वो बढ़ा के रखें। और इसके कारण एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। यदि कोई एक्सपर्ट आदमी काम करता है तो काम अच्छे तरीके से होता है और काम की जो वैल्यू है वो लोगों को मिल पाती है। तो इसलिए कौशल होना बहुत हद तक इसमें जोर दिया जाता है। साथ ही साथ रोजगार का अवसर यहाँ पे कम है।
इसी कारण से रोज़गार भी कम है, अवसर भी कम है। चूँकि इस प्रकार से इनके नियमों को बनाया जाता है, इन प्रकार से सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है कि रोज़गार अधिक से अधिक ना देना पड़े, एक्सपर्ट लोगों को रखा जाता है, जिसके कारण एक व्यक्ति जो है बहुत सारे काम निपटा सकता है, कर सकता है, और इसके कारण रोज़गार के अवसर कम होते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे ठेकेदारी करता है। यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डेटा एंट्री का काम है, तो डेटा एंट्री करने के लिए अब धीरे-धीरे ये चलन में आ रहा है कि लोग किसी एक व्यक्ति या लोगों को संविदा नियुक्ति पर ना रखकर ठेकेदारों को देते हैं। उसके लिए अलग से कोटेशन निकाला जाता है डेटा एंट्री के लिए, और फिर ठेकेदारों के थ्रू काम कराया जाता है। तो एक बहुत बड़ी परेशानी है, लोगों को ठेकेदारों के अंदर रहना पड़ता है, चूँकि ठेकेदार लीगल तरीके से अपना टेंडर इत्यादि ओके होता है उनका, लेकिन जब वो कर्मचारी रखते हैं तो उनके साथ उनके नियम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो जल्दी-जल्दी लोगों को बदल सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से काम कर सकते हैं, और इससे फिर जो काम करने वाले जो लोग हैं वो परेशान होते हैं इससे, और बहुत हद तक ये चीज़ें असंगठित हो जाती है। ठेकेदार के पास काम आते तक तो संगठित होता है, चूँकि सरकारी नियमों कानूनों के तहत उन्हें काम दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार के पास जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें असंगठित के रूप में माना जा सकता है। और यहाँ जो चीज़ है, काम है, जो वो सेवा दे लेने वालों के लिए तो ठीक है, जो नियोजक है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन काम करने वालों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि बीच की कड़ी में ठेकेदार आ जाते हैं। एक तरह से ये दुष्प्रभाव है। बहुत सारी सेवाएं जो हैं कृषि से जुड़ी हैं, बहुत सारी सेवाएं जो है हम देख रहे थे कि ये किस प्रकार की सेवा है। हमने सर्विस सेक्टर को देखा, तो ये कुल मिलाकर जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है हमने देखा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर्विस सेक्टर और जो उद्योग सेक्टर है वो कृषि पर निर्भर हैं, और एक दूसरे से मिलकर सबको चलना है, और पूरी अर्थव्यवस्था अर्थात हमारी जो 100% जीडीपी है उसमें अपना योगदान कहीं ना कहीं करते हैं। तो इसके साथ साथ जुड़े हुए हैं ये हमारा 100% जीडीपी और हमारा 100% जो जनसंख्या है। वो इस जीडीपी से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा देश है। आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारे तरीके के कार्यक्रम होते हैं, काम होते हैं, अलग अलग सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, अलग अलग उद्योग हैं, धंधे हैं, विविधता है पूरे देश में। तो जो जीडीपी है उसे बढ़ाने के लिए बहुत हद तक प्रयास किया जाता है कि यदि कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाए, जैसा हमने देखा कृषि है, उद्योग है और सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हमने कृषि को बढ़ावा दिया तो उसके साथ साथ उद्योग भी बढ़ेगा और फिर सेवा भी बढ़ेगा। सेवा तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे मुख्य तौर पे हम समझ सकते हैं कि ये सेवाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कृषि होगा तो ही उत्पादन आएगा, तो ही उद्योग को कच्चा माल मिलेगा, कच्चा माल होगा तो ही सेवा क्षेत्र उसका परिवहन कर पाएगा, उसका संधारण कर पाएगा, लोगों को पूंजी मिलेगी, पूंजी मिलेगी तो बैंकों में वो निवेश करेंगे, बीमा में निवेश करेंगे, और उन निवेश के द्वारा फिर से उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा फिर कृषि बढ़ेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तीनों जो सेक्टर्स हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक क्षेत्र की वृद्धि दूसरे क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करता है। तो सरकार की ओर से भी नियम इस प्रकार बनाए जा रहे हैं और बन भी रहे हैं कि अधिक से अधिक इन सभी सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जा सके, इस प्रकार के नियम बनाए जा सकें। और सबसे बड़ी बात है रोजगार। रोजगार के अवसर तभी मिलेंगे जब जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को अलग अलग जगहों पे काम मिलेगा। औद्योगिकरण भी आवश्यक है, ऑटोमेशन भी आवश्यक है, और साथ ही साथ सेवा क्षेत्र जो है उसे भी बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास अकेले नहीं होता, सभी को मिलाकर होता है। सारी सेवाएं एक दूसरे से मिलकर बनी हुई हैं। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो हमने देखा। अगले वीडियो में हम कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था के स्वरूप में आज के लिए इतना ही साथियों। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। उसे आप क्लिक करेंगे, हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपके लिए इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई चीज़ें और बातें लेकर आएंगे जिसका आपसे वास्ता है।
तो मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ साथियों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।